नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जेन जेड की बात करें तो बहुत अच्छी, राहुल गांधी जेन जेड की बात करें तो वो सबसे बुरे अर्बन नक्सल। जी हां, आज यही तो बताया जा रहा है। आप देखिए सबूत के साथ, ये इंडिया टुडे की खबर है। पीएम विक्ट्री स्पीच जेन जेड। और राहुल गांधी ने क्या कहा? देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जेड संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी की को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। एक आदमी अपनी विक्ट्री को लेकर के कह रहा है कि जो मॉडल है गवर्नमेंट का मॉडल, वो बीजेपी का मॉडल जेन जेड पे है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वोट चोरी से बचाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए किसके जेन जेड, किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है या किसके लिए कितने बुरे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने बता दिया कैसे सॉफ्टवेयर से नाम डिलीट किए जाते हैं और कैसे जोड़े भी जाते हैं। जब राहुल गांधी ये बता देते हैं, परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह सरकार सच बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सरकार यह सच बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसकी सरकार अडानी कारपोरेट के साथ मिलकर के इस देश में और इस देश के बाहर ड्रग तस्करी करा रही है और ड्रग्स के कारण भारत के अधिकारियों तक के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। ड्रग्स तस्करी का मैटर है। अब आप सोचिए, ड्रग तस्करी के कारण भारत के ये किए जा रहे हैं और भारत सरकार कहीं नहीं बोलेगी। भारत सरकार नहीं बोलेगी कि भाजपा शासित राज्यों में आदिवासी इलाकों से लड़कियां गायब हो रही। मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 महीने में 132 मामले दर्ज किए गए। 132 लड़कियां गायब हो गई। ये आदिवासी समुदाय की। कौन उठा ले गया, कौन खा गया, कहां गई, नहीं पता है। इसके बाद यह नहीं बताएगी नरेंद्र मोदी सरकार कि इस देश में यदि इतनी अमीरी बढ़ रही है तो इतनी बड़ी अमीरी, देश में हर 20 मिनट में एक परिवार करोड़पति बन रहा है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और जब यह बताते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि यहां जो जेन जेड है वो कर क्या रहा है और कैसे क्या हो रहा है। इसको इसलिए जानना जरूरी है कि आप यह देख लीजिए, जेन जेड के लोग हैं, ये आईफोन खरीदने के लिए लाइन लगाए पड़े। और वहीं दूसरी तरफ ये भारत है कि खाद पाने के लिए बरसती बारिश में भीगते हुए लाइन में लगे हुए। तो यह सच है। और जब यह सच हो तब आपको आना चाहिए कि आखिर जेन जेड किसकी बात हो रही है, किस उसकी बात हो रही है। जब यह बात हो रही हो तो यह भी आना चाहिए कि कैसे अर्बन नक्सल बन करके नरेंद्र मोदी ने वास्तव में इस देश को बर्बाद किया है। अब अर्बन नक्सल की परिभाषा नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं। हम आप तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आपको एक और चीज बताएं, नरेंद्र मोदी सरकार ने निश्चित रूप से जेन जेड का भविष्य भी खतरे में डाल दिया है, उसकी सुरक्षा भी खतरे में डाल दिया है। और इसका नतीजा आप देखिए, पाकिस्तान, सऊदी अरब में नाटो जैसा समझौता हो गया है और भारत की संभावित जोखिम बढ़ गए हैं। किस तरह से कि सऊदी अरब और पाकिस्तान परमाणु संबंधों के मामले में एक दूसरे का साथ देंगे। यदि इनमें से दोनों में से किसी भी देश के ऊपर कोई भी हमला करता है तो पाकिस्तान पे करेंगे तो सऊदी अरब मानेगा, सऊदी अरब पे करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा। यानी फिर युद्ध दोनों से लड़ने पड़ेगी। और यह कौन है?
ये वही प्रिंस है जिससे नरेंद्र मोदी गले लगते। नरेंद्र मोदी गले लगते थे, अब उसके साथ में ओरिजिनल समझौता होता है पाकिस्तान का। इसके बाद देखिए, खाड़ी क्षेत्र में जो भारत इतने समय से, भारत के तमाम सारे पूंजीपति वहां जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर सामरिक और कूटनीतिक स्थिति भारत की कमजोर हो गई है और इससे भारत बुरी स्थिति में पड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यूएन हो और दूसरी जगह हो, सऊदी अरब का भारत को जो समर्थन मिला करता था वो कमजोर हो गया है। पाकिस्तान की सेना और उसको पैसे की भी डील हो गई है, वो उसे पैसा भी दे रहा है और भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, इतना बड़ा स्थिति, इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर भी असर पड़े। तो साहब, किसका भविष्य खतरे में पड़ेगा? जो इस देश की, हमारी आपकी कुछ की उम्र गुजर जाएगी, लेकिन जो ये बच्चे रह जाएंगे, जो जेन जेड है, उनके लिए हम जहर दे के जाएंगे। और जब ये जहर दे के जाएंगे, यह स्थिति दे के जाएंगे, तो भारी संकट पैदा हो। जी हां, यही जेन जेड का है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा नुकसान भारत का कर दिया है, अमेरिका की ही सरकार ने। वो ये कर दिया है, चाबहार जो पोर्ट है, जो ईरान का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, उस पोर्ट में, ईरान के पोर्ट में जो छूट दी गई थी, भारत उसके संचालन को कर रहा था, तो वहां पर जो ईरान के चाबहार पोर्ट पर छूट दी गई थी वो वापस ले ली। अब इससे आप समझ लीजिए, ये जो अमेरिकी प्रतिबंध है, इससे भारत को भारी नुकसान होगा। हमने चाबहार जो पोर्ट है उस पर 4,700 करोड़ रुपए लगाए, इस देश के आपकी हमारी मेहनत की कमाई लगी, और उसे उन्होंने इस तरीके से कर दिया है। अब आप सोचिए, आप हैं कहां? आपको ना तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पूछ रहा है, ना आपको देश स्तर पर। और जेन जेड आप कह रहे हैं, तो जेन जेड का एक और देख लीजिए। यासीन मलिक, जिसकी फांसी पर फैसला होना है अदालत से, जिसे आतंकवादी कहा गया, उसको असल में पासपोर्ट दिला करके और सारा काम अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया। यह कोर्ट की बहस के दौरान यासीन मलिक ने सबूत दे करके अदालत में कहा कि इस आधार पर हमें रियायत दी जाए, फांसी की सजा नहीं, हमें आजीवन कारावास कर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में हम सुरक्षित रहेंगे। केस रजिस्टर हुआ था कांग्रेस के समय और नरेंद्र मोदी सरकार के समय में उसको बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, और सरकारी वकील मान रहा है कि हां, यह सारी छूट दी गई थी। तो झंझट क्या है? असल में बीजेपी जो नेपाल और बांग्लादेश और फ्रांस और दूसरी जगह पे जिस तरीके से युवा खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश की में समानता के लिए, और जब वो खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, और जब से नेपाल में हुआ है तो उसकी घिघी बनी हुई, और इसलिए वो जनरेशन जेड को जब राहुल गांधी कहते हैं कि वह जागे और देश का लोकतंत्र बचाए, संविधान बचाए, वोट बचाए, तो घबरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्यों? 11 साल से इन्होंने उसी युवा के हक मारे हैं। 11 साल से इन्होंने जिस तरीके से किया है वह अपने आप में खतरनाक। तब कभी चुनाव आयोग सवाल किया जाएगा, ज्ञानेश कुमार गुप्ते से जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी का वो नफरती नेतागण। इतने नेताओं ने दिया कि राहुल गांधी तो अर्बन नक्सल, राहुल गांधी तो ये। हां, राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, वो तब अर्बन नक्सल है जब वो
इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, सबके हक की बात करते हैं। वो उनके हक दिलाने की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि संविधान से देश चलेगा। वो बात करते हैं कि लोकतंत्र कायम रहे। वो बात करते हैं कि हर व्यक्ति को समानता का हक मिले, समानता से न्याय मिले। और जब वो यह बात करते हैं तब वो बात करते हैं कि वोट चोरी रुके, क्योंकि वोट चोरी के ही जरिए तो ये सब हो रहा। तो वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं। जब वो ये कहते हैं तो आप देखिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ वो कहते हैं भाजपाई कि उनके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज करें। राहुल गांधी तो मुकदमा कर देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में जो किया वह देख लीजिए, यह नोटिफिकेशन। और इसमें तब 2023 में 141 सांसदों को निलंबित करके भारतीय जनता पार्टी ने वह खेल खेला 2023 में कि विपक्ष के तो 141 सांसद निलंबित थे, उधर इन्होंने चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तमाम उनके अफसरान को छूट दे दी कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, कोई मुकदमा नहीं हो सकेगा, एफआईआर नहीं हो सकेगी। जो छूट भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं है और दूसरों को नहीं है, वह छूट उन्हें दी गई। यह प्रिविलेज क्यों दिया गया? क्योंकि उनके जरिए खेल कराया जा रहा। कारवान ने एक स्टोरी 2012 में की थी, उसमें वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री का उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी चुनाव किसी भी स्थिति में हारने को तैयार नहीं, इसके लिए वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। वैसे ही जैसे राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए हम शैतान से भी हाथ मिला सकते हैं, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मैं सीआईए एजेंट बन गया लेकिन कांग्रेस को खत्म कर, और उन्होंने ऐसा ही किया। कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया, गिराया और देश को बर्बादी में ढकेल दिया। वही पूरा ट्रेंड अपनाया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। और 2012 से जो खेल शुरू किया गया वो कैसे किया गया वो भी बताता हूं। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ इसलिए चूंकि मुकदमा नहीं हो सकता, इसलिए वो बेखौफ होकर के वोट चोरी कर रहा है कि जानता है कुछ हो नहीं सकता। तब मैं बताता हूं 2012 से कैसे खेल होगा। नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से दोस्ती करके जिस तरीके से एक माहौल बनाया और इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए वोट चोरी का खेल किया, ये सालों साल से खेल चल रहा और इसके जरिए पूरी दुनिया में बैठ करके एक जो खेल चलता है उस खेल को समझने की जरूरत। आरएसएस और भाजपा पार्टी जो है यानी भाजपा, तो वो भाजपा पार्टी इजराइल के साथ इसीलिए प्रेम पकड़े हुए क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में 2023 में कहा था कि भारत में चुनाव में हेराफेरी जो है की जा रही है और उसमें उन्हीं के यहां का वह गैंग जो हैकर गैंग था, वो जॉर्ज गैंग वो काम कर रहा है। राहुल गांधी ने जब इसका खुलासा किया तो निश्चित रूप से इन्हें तकलीफ होनी थी। कैसे? राहुल गांधी ने कहा 18 तारीख को जो बताया वो यही तो बताया कि बड़े पैमाने पर कॉल सेंटरों के जरिए फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके किस तरह से नाम हटाने का खेल किया गया। कॉल सेंटर के जरिए ओटीपी जनरेट किए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर आधारित धांधली का हिस्सा है। और उन्होंने हैकर शब्द नहीं कहा, उन्होंने बड़ा साफ कहा, लेकिन प्रक्रिया को आईपी एड्रेस, डिवाइस पोर्ट्स और ओटीपी ट्रोल्स के दुरुपयोग के जरिए टेक्निकल मैनिपुलेशन किया जाता है। जी हां, यह होता है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक गैंग,
राहुल गांधी ने जब यह कहा तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम तो ऑनलाइन डिलीशन और एडिशन करते ही नहीं। तब सामने आ गया कि साहब आप एडिशन भी करते हैं, डिलीशन भी करते हैं, और यह बात आपने 26 दिसंबर 2019 को जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में ही आपने लिखा था कि आप ऑनलाइन जाकर के फॉर्म 7 भर सकते हैं और उसमें किसी का भी डिलीशन और एडिशन कर सकते हैं। यह आप देखिए, यह इन्होंने कहा था, साफ साफ कहा है ऑनलाइन किस ढंग से। तो अब जब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यह भारत का निर्वाचन आयोग कह रहा है, तो फिर अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है और क्यों आप इसको छिपाना चाहते हैं? तो 26 दिसंबर 2019 का आपका ट्वीट इसका जवाब देता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने किसी हताशा में नहीं कहा, क्योंकि उस सीट की बात की जिस सीट पर कांग्रेस जीती। राहुल गांधी ने उस सीट की बात की जिस पर यह एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने दर्ज कराई कि इसमें ये 3 ऐप इस्तेमाल करके ऑनलाइन वोटर डिलीशन हुए। अब आप बताइए, जब आप ही ने ये सब किया और राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बता, राहुल गांधी ने इस देश के भविष्य, जो भविष्य की जनरेशन है, उसको आगाह किया कि आखिर ये हो क्या रहा। क्योंकि जार्ज उपनाम से काम करने वाला जो हेनान, वो एक पूर्व इजरायली स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटिव है, उसकी टीम हैकिंग, तोड़फोड़ और सोशल मीडिया के जरिए फर्जी प्रचार के जरिए दुनिया के 30 से ज्यादा देशों को प्रभावित करती। और इसकी पूरी रिपोर्ट द गार्जियन, और वो भारत ही अकेले नहीं, 30 से अधिक देशों में, द गार्जियन जो इंग्लैंड का अखबार है, उसमें यह खबर छपी और इसमें पूरे मीडिया आउटलेट्स की जांच हुई, जिसमें अंडर कवर रिपोर्टर्स ने पूरी मीटिंग की, सब रिकॉर्ड किया, सारी चीजें सामने आई। तब ताल हेनान ने बताया कि उसमें कि 20 से अधिक जो है सॉफ्टवेयर देशों को उसने दिए हैं और एडवांस इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशन से जुड़ी बाट एक्टिविटी का भी पता चला। अब आप सोचिए, 16 फरवरी 2023 को कांग्रेस ने भी इसके तमाम सारे सबूत दिए थे, और पेगासस का तो आपको याद ही होगा, वो भी इजराइल से ही आया था। क्यों नरेंद्र मोदी इजराइल के आगे लोटम लोट करते हैं? इसलिए क्योंकि इजराइल की यह स्थिति, मुझे आज भी याद है 2019 का इलेक्शन था और उसके जिस दिन परिणाम आए, परिणाम बिल्कुल अचंभित करने वाले थे। मैं उन दिनों इंडिया न्यूज ग्रुप का चीफ एडिटर था, चर्चा से घर को लौट रहा था, तभी भाजपा के एक बड़े नेता, हमारे मित्र हैं, उनकी मुझे कॉल आती है। कहा, क्या भाई साहब, मैंने आपसे कहा था, देखिए सही निकला ना। मैंने कहा, आपकी बात तो सही निकली, मैं गलत साबित हुआ। मैंने कहा, लेकिन 2014 में तो मैं सही साबित हुआ था, अब गलत साबित हो रहा हूं, क्या बताऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब एक चीज आप कान खोल के सुन, जब तक इजराइल नेतन्याहू नरेंद्र मोदी का मित्र है, तब तक वो चुनाव जीतते रहेंगे। छोटे मोटे चुनाव वो हारेंगे, जिससे कि ये संदेश जाए, नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं। ये बात मुझे कहीं एविडेंस की बात आएगी तो मैं दे दूं। अब आप समझिए, ये साजिशें ऐसे रची जाती है। चलिए, तो जब ये साजिशें रची जाती तो साहब राहुल गांधी अर्बन नक्सल बन जाते। हाँ, अर्बन नक्सल है। किस बात के? कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित गंगाधर नेहरू 1857 में इस देश के लिए शहीद हो गए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के, अंग्रेजों से लड़ते। उनके बेटे मोतीलाल नेहरू इस देश के लिए लखनऊ जेल में शहीद हो गए। उनकी पत्नी स्वरूप रानी सिर पर लाठी खाने से देश के लिए प्रदर्शन कर रही थी, आजादी की लड़ाई के लिए। वो घायल हुई, वो मर गई।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, वो जेल में बंद कर दी गई टीबी के मरीजों के साथ, वो जाकर के मर गई, टीबी के मरीज हो गई वहां पर। और पंडित मोतीलाल नेहरू के भाई नंदलाल नेहरू वो मर गए, उनके भतीजे मर गए। पंडित मोतीलाल नेहरू के दामाद यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहनोई, वो इस देश के लिए मर गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले इस देश के लिए लड़ते हुए मर गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद 9 साल जेल में रहे। उनकी जो बेटी और दामाद है वो जेल में रहे 3 साल। अब आप सोचिए, शादी करके वो जेल में थे। उसके बाद में उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश के लिए आए, जो एकता अखंडता के लिए मर गई। और फिर उनके बेटे राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता, वो इस देश की एकता अखंडता और शांति के लिए लड़ते हुए मर गए। अब आप बताइए, जिस घर के कुल 11 लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, उनको अर्बन नक्सल बता रहे हैं, जो देश के लिए मरे, देश की आजादी के लिए मरे, देश के संविधान लोकतंत्र के लिए मरे, देश के अमन चैन के लिए मरे, देश की एकता अखंडता के लिए। और जो गद्दारी कर रहे थे वो अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, जो अपने डेटा शेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बीआरएस को डेटा दिया और उसने प्राइवेट कंपनी को दे करके सारा खेल किया, वह किसी से छिपा है क्या? ऑफिशियल ये बात। तो अब आप सोचिए, जो इतनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ कर रहे हो वो अच्छे हैं, राष्ट्रवादी हैं, और जो देश के लिए लड़ रहा है वो अर्बन नक्सल। फैसला आपको करना है, किसका जनजेट अच्छा है, किसका खराब। जय